हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वाक्यों में अशुद्धि शोधन कैसे करें इसको जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग आगे चलें बिना समय गवाए और देखें वाक्यों में किस किस प्रकार क्यों गलती होती है और किस किस प्रकार की गलतियां होती है और उसका निवारण कैसे करें। तो आगे चले हम लोग देखते हैं भाषा के उपयोग में उसकी शुद्धता का विशेष महत्व होता है, विशेषकर उच्चारण और लिखावट दोनों में। कारण उच्चारण अथवा लिखावट में अशुद्धि होने पर संभव है कि वो अपने सही अर्थ को ग्रहण ना करे, मतलब वो एक ऐसे अर्थ को ग्रहण कर लेता है जिससे उसका कोई मतलब नहीं होता। अब सवाल उठता है कि इन अशुद्धियों के क्या कारण हैं। उच्चारण में अशुद्धि आम बोलचाल की भाषा अथवा स्थानीय बोलियों के आदतन प्रयोग के कारण और व्याकरण नियमों की जानकारी के अभाव में होती है। अर्थात स्थानीय बोली और व्याकरणिक नियमों के जानकारी न होने से किसी भी भाषा के शब्दों का उच्चारण गलत होता है। एक दूसरा, गलत उच्चारण के कारण लिखने से या लिखने में गलतियां होती हैं, मतलब हम जो बोलते हैं वही लिखते भी हैं। इसी कारण अक्सर लोग लिंग, वचन, कारक और वर्तनी से संबंधित अनेक गलतियां करते हैं। और तीसरा, सुलेख अच्छा नहीं होने से भी गलतियां होती हैं। अतः सुलेख का अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। शब्दों के गलत उच्चारण से वर्तनी मतलब उसके हिज्जे या फिर उसको जिसको हम स्पेलिंग बोलते हैं उसमें किस प्रकार की अशुद्धियां आ जाती हैं, इसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझा जा सकता है। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहां अगर मैं आपसे पूछूं कि आगे आने वाले समय को क्या कहेंगे, बताइए। कोई समय अभी आया नहीं है पर वो समय आने वाला है, तो उस समय को या उस समय के लिए हम एक शब्द कोई बताएं जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो इसका जवाब होगा आगामी। क्या होगा? आगामी। पर हम लोग देखते हैं या सुनते हैं या आप भी सुनते होंगे, आगामी के बजाय कई लोगों को आपने सुना होगा आगामी बोलते हुए। आगामी सही है, पर वहीं अगर कोई आदमी आगामी बोलता है, ये कहीं से भी सही नहीं है। अगर हम आगामी बोले तो हम लिखेंगे भी आगामी, जो सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर हम उसी जगह या उसी के जगह अगर हम आगामी बोले तो हम आगामी अगर बोलेंगे, उच्चारण का आगामी हम करेंगे तो लिखेंगे भी क्या हम आगामी। पर वहीं आगामी के बजाय अगर हम आगामी बोलने लग जाएं तो बेशक हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, हम लोग आगामी ही लिखेंगे, जो कहीं से भी सही नहीं है। एक दूसरा, इसी तरह अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जिसके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं हो, आने की तिथि जिसकी निश्चित नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, या फिर उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, बताएं। आप लोग अपने दिमाग पर जोर डालें और फिर बताएं, जिसके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं, या फिर जिसके आने की कोई तिथि नहीं हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, क्या होंगे इसके लिए एक शब्द। बेशक आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, वो अतिथि हो। क्या होगा वो? अतिथि। अतिथि। पर वहीं अगर अतिथि के बदले कोई अतिथि बोले, मतलब कि अतिथि में त में भी हर्ष ई और थ में भी हर्ष ई कार की मात्रा। पर वहीं अगर कोई आदमी अतिथि बोले, मतलब थ में दीर्घ ई कार की मात्रा बोले, तो फिर वो
थी पर अगर जोर डालता है, उसमें ई की मात्रा पर अगर जोर हम डालते हैं और दीर्घ ई का उच्चारण करते हैं तो फिर वो गलत है। अतिथि के दोनों ही मात्रा, माने त में भी हर्ष ई और थ में भी हर्ष ई होगा, ये सही है। पर वहीं अगर कोई थी में दीर्घ ई की मात्रा अगर बोलता है उच्चारण में और भी लिखेगा भी तो बिल्कुल वो अतिथि गलत होगा। बात समझ में आ रही होगी। इसी तरह अगर मैं और भी आपसे मैं ये पूछूं कि जो राजी नहीं है, ध्यान देंगे, जो राजी नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, क्या होंगे इसके लिए एक शब्द, जल्दी बताइए। अगर जो राजी नहीं है, जो राजी नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या होंगे, जो राजी नहीं है उसके लिए एक शब्द होगा नाराज। क्या होगा, नाराज। पर ये नाराज सही है, पर वहीं अगर कुछ लोगों को आपने सुना होगा, निश्चित सुना होगा कि वो नाराज के बदले नाराज बोलते हैं। नाराज गलत है, नाराज गलत है। अगर कोई आदमी नाराज के बदले नाराज बोलता है तो बेशक वो लिखेगा भी नाराज ही, मतलब नाराज ही लिखेगा। पर वहीं अगर कोई आदमी इसका उच्चारण नाराज करता है, मतलब न में भी आकार की मात्रा और छोटी र में भी आकार की मात्रा और ज तो होगा तो नाराज। पर वहीं अगर कोई आदमी नाराज बोलता है, मतलब न में कोई मात्रा नहीं है, मात्रा रहित है, और छोटी र में आकार की मात्रा और ज, तो नाराज, तो नाराज बिल्कुल भी सही नहीं। किसी भी दृष्टिकोण से नाराज कोई भी शब्द नहीं है और इसका यहाँ कोई मतलब नहीं होता है। अगर कोई आदमी गलती से अगर नाराज के बदले नाराज बोलता है तो वह नाराज गलत है। सही क्या होगा यहाँ पर, नाराज। क्या होगा, नाराज। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं ना कि अगर उच्चारण में गलती हम करते हैं तो लिखने में भी हम उसकी गलती करेंगे ही। इसी तरह हम लोग एक चीज बताइए हमको आप, फिर मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि अगली कक्षा में जाने हेतु सत्र के अंत में बच्चों को क्या देना होता है। अगली कक्षा में सत्रांत में, जब सत्र अंत होता हो, ठीक है, पूरे साल खत्म हो जाने के बाद एक बार बच्चों को अगली कक्षा में जाने के लिए क्या देना होता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, परीक्षा। क्या देना होता है, परीक्षा। परीक्षा लिखते कैसे हैं, कैसे लिखते हैं, प छोटी र में दीर्घ ईकार की मात्रा, अक्षर में आकार की मात्रा जोड़ेंगे, परीक्षा, परीक्षा। पर वहीं अगर कोई आदमी परीक्षा बोले, मतलब छोटी र में हर्ष ईकार की मात्रा, तो वो गलत है। परीक्षा, री र में दीर्घ ई की मात्रा लगा तो फिर सही है। अगर छोटी र में हर्ष ई की मात्रा लग गया तो फिर वो फिर गलत है। तो परीक्षा के जगह हम अगर परीक्षा बोलें तो फिर वो गलत है। छोटी र में हर्ष ईकार की मात्रा नहीं, क्या होगा, यहाँ दीर्घ ईकार की मात्रा लगेगी यहाँ पर परीक्षा में। ठीक है, हम एक चीज और बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूं, शायद मैं आपको इसके माध्यम से बेहतर समझा पाऊं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। और आपको इस बताना भी चाहिए, अगर क्यों प्रश्नवाचक शब्द के जवाब में मैं आपसे पूछूं कि क्यों एक प्रश्नवाचक शब्द है कि नहीं है ना, तो क्यों प्रश्नवाचक शब्द के जवाब में हम किस हेतुबोधक अव्यय का प्रयोग करते हैं। दिमाग पर जोर डालिए, फिर बताइए हमको, क्यों जो प्रश्नवाचक शब्द है उस क्यों प्रश्नवाचक शब्द के जवाब में हम किस हेतुबोधक अव्यय का प्रयोग करते हैं। याद आया नहीं तो मैं बताता हूं, क्यों प्रश्नवाचक शब्द के जवाब में हम लोग हेतुबोधक अव्यय का प्रयोग करते हैं। क्यों के जवाब में हम लोग क्योंकि, उसके जवाब में क्यों प्रश्नवाचक शब्द के जवाब में हम लोग क्योंकि हेतुबोधक अव्यय है ये। तो क्यों के जवाब में हम लोग क्योंकि हेतुबोधक शब्द का प्रयोग करते हैं या हेतुबोधक अव्यय का प्रयोग करते हैं। ये क्योंकि हम लोग अगर बोलते हैं इसमें है कि क में हर्ष ईकार की मात्रा, क्योंकि।
पर अगर वहीं अगर कोई अगर ऐसे बोले क्योंकि, क्योंकि की मात्रा में दीर्घ ई का एक मतलब वो उस पर ज्यादा जोर अगर पड़ता है, दीर्घ ई की मात्रा अगर लग जाती है क में, तो फिर वो गलत है। क्योंकि में हमेशा क के साथ हर्ष ई की मात्रा लग होगी, हमेशा याद रखें। क्योंकि मतलब वहां पर हम लंबा जोर नहीं डालते हैं, लंबे समय तक नहीं बोलते, वहां हर्ष ईकार की मात्रा होगी। क्योंकि में क्या होगा, क्योंकि में हर्ष ईकार की मात्रा होगी। पर अगर कोई आदमी वहीं उसके जगह अगर क्योंकि बोले, क्योंकि, तो फिर वो गलत है, उच्चारण गलत है। फर्क ऐसे सुनने में तो एक जैसा लगता है, पर अगर उसके आप जो बोलते हैं, आपके बोलने के साथ आपके उच्चारण में दबाव भी महसूस किया जाता है। जब हम बोलते हैं, आप बोलते हैं, तो बोलने के साथ साथ उसमें किसी भी ध्वनि पर दबाव ज़्यादा या कम का भी अनुभव किया जाता है। अगर दबाव कम महसूस हुआ तो वहाँ हर्ष ई, अगर दबाव ज़्यादा महसूस हुआ तो दीर्घ ई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो हम लोग बोलते हैं क्योंकि, क्योंकि बोलते हैं तो वहाँ में की में दबाव कम बनता है, तो वहाँ हर्ष ईकार की मात्रा। पर वहीं अगर हम बोले क्योंकि, तो वहाँ पर की मात्रा पर दबाव अधिक बनता है, तो वहाँ दीर्घ ईकार की मात्रा। अगर ऐसे कोई आदमी अधिक दबाव दे के बोलता है अगर क्योंकि, तो फिर वो गलत है। पर अगर वहीं कोई अगर बोलता है क्योंकि, तो फिर ये सही है, मतलब क में हर्ष ईकार की मात्रा हो। क्लियर, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? तो इस प्रकार हम सब ने देखा कि उच्चारण में गलती होने से किस प्रकार लिखने में भी अशुद्धियां आ जाती हैं। अगर उच्चारण गलत करेंगे तो बेशक लिखेंगे भी हम गलत ही लिखेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि लोगों की अभिव्यक्ति व्याकरण सम्मत होनी चाहिए या होना चाहिए। लोगों की अभिव्यक्ति व्याकरण सम्मत होना चाहिए। अभिव्यक्ति में अशुद्धि शोधन में पदक्रम और अनुवृत्ति पर ध्यान देना आवश्यक है। अभिव्यक्ति में किसी तरह की अशुद्धि ना हो, इसके लिए जरूरी है कि अभिव्यक्ति में उसके पदक्रम, पदों का जो क्रम है वो सही होना चाहिए, और उसमें अनुवृत्ति का भी सही प्रयोग किया गया हो, सही तरीके से किया गया हो, तो फिर वहां अशुद्धि नहीं होगी। ठीक है, मतलब ये क्या अभिव्यक्ति में व्याकरणिक नियमों को दूर करने में पदक्रम, व्याकरणिक कमियों को दूर करनी, ध्यान देंगे, व्याकरणिक कमियों को दूर करने में पदक्रम और अनुवृत्ति का विशेष महत्व होता है। अब सवाल उठता है कि पदक्रम क्या है और ये क्यों जरूरी है। दो सवाल है, एक तो पदक्रम क्या है, एक सवाल ये, दूसरा सवाल है कि ये क्यों जरूरी है। तो पदक्रम का मतलब है या मतलब वाक्यों में उसके मूल भाव को ग्रहण करने के लिए, पदक्रम का मतलब वाक्यों में उसके मूल भाव को ग्रहण करने के लिए शब्दों मतलब या फिर पदों को सही और उचित क्रम में रखना ही पदक्रम है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मूल भाव को ग्रहण करने के लिए अभिव्यक्ति में या फिर वाक्यों में उसके मूल भाव को, वाक्यों में उसके मूल भाव को ग्रहण करने के लिए, बात समझ में आ रही है? वाक्यों में उसके मूल भाव यानी जिस भाव में या जिस अर्थ में कहा गया है उसी अर्थ को ग्रहण करने के लिए, अगर वही अर्थ हमको ग्रहण करना है तो हमको उचित तरीके से सही क्रम में उसके पदों को व्यवस्थित करना होगा। और हिंदी में इन पदों को व्यवस्थित करने के लिए एक क्रम निश्चित है। क्या है वो क्रम? तो वो क्रम है कर्ता पहले, फिर उसके बाद कर्म, और फिर उसके बाद अंत में क्रिया आती है। मतलब कर्ता, कर्म, फिर क्रिया। याद रखेंगे ये पदक्रम है, बाकी चीज इसके साथ आएंगे और ठीक है, लेकिन मूल यही तीन चीज होते हैं, एक तो कर्ता, दूसरा कर्म और तीसरी क्रिया होती है। तो कर्ता के बाद कर्म होना चाहिए और फिर उसके बाद अंत में क्रिया आनी चाहिए। ये क्रम सही तरीके से हो तो फिर हम जाकर के उसके सही अर्थ को ग्रहण कर पाते हैं, तो फिर उसका सही अर्थ निकल पाता है। दूसरा
वाक्यों को बनाते समय लिंग, वचन, कारक तथा काल आदि का भी ध्यान रखना, आदि का ध्यान रखना ही अन्विति है। सवाल आपके मन में आ सकता है ये कि एक तो पदक्रम आपने समझ गया कि वाक्यों में या वाक्यों के मूल भाव या जिस अर्थ में वाक्य बनाए गए हैं या कहे गए हैं, अभिव्यक्ति जो दी गई है उसके मूल भाव को ग्रहण करने के लिए या मूल भाव को सही तरीके से प्रकट करने के लिए उसमें जरूरी है कि पदक्रम उसका सही हो और उचित तरीके से उचित जगहों पर उसका प्रयोग किया गया हो, तो पदक्रम सही होगा। तो एक पदक्रम तो बात समझ में आई। तो फिर दूसरा है इसमें अन्विति। अन्विति क्या है? एकदम बिल्कुल सरल शब्दों में अगर हम समझें तो हम कह सकते हैं कि वाक्य को बनाते समय, ध्यान देंगे, वाक्य को बनाते समय उसके लिंग, वचन, कारक और काल आदि का ध्यान रखना ही अन्विति है। क्या ये अन्विति है? मतलब वाक्यों के पदों में परस्पर एकरूपता के साथ क्रिया की भी अनुरूपता होनी चाहिए। क्लियर? हिंदी में पदों की अन्विति के कुछ नियम कायदे हैं, जैसा कि इसके पहले भी हमने इसके पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है? तो उसमें से कई हैं, पर आज हम लोग एक देखते हैं, बाकी फिर दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज पहले क्या देखना है हम लोग को? कर्ता क्रिया अन्विति। कर्ता क्रिया अन्विति, ठीक है? कर्ता क्रिया अन्विति में हम लोग देखेंगे कि पहला कि विभक्ति रहित कर्ता वाले वाक्य की क्रिया, ध्यान देंगे, विभक्ति रहित कर्ता वाले वाक्य की क्रिया सदा कर्ता के अनुसार होगी। क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्ता के अनुसार। अगर विभक्ति रहित है, अगर वाक्य में कर्ता है पर कर्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं है, विभक्ति का चिन्ह होता है ना, कर्ता ने कर्म को, ऐसे है कि नहीं है? तो कर्ता अगर है तो कर्ता के विभक्ति का चिन्ह क्या है? याद होगा, कर्ता ने। कर्ता के विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। अगर कोई वाक्य है और उस वाक्य में कर्ता तो होगा ही, कर्ता भी होगी और क्रिया भी होगी, कर्म भले ही हो या ना हो, कभी कभी कर्म का अभाव भी होता है, पर अगर कर्ता और क्रिया तो होना, बिना क्रिया और बिना का तो हो नहीं सकता है। तो कर्ता अगर है तो कर्ता के साथ का उसकी जो विभक्ति का चिन्ह है अगर वो नहीं है, ध्यान देंगे, अगर कोई वाक्य है, वाक्य में कर्ता भी है पर कर्ता के साथ उसकी विभक्ति की चिन्ह ने नहीं है, ठीक है, तो ऐसे वाक्यों में क्रिया हमेशा उसके कर्ता के अनुसार होती है। किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार होती है क्रिया। अगर कर्ता के साथ ने का चिन्ह नहीं है तो, जैसे मैं बताऊं आपको कि बालक पुस्तक पढ़ता है, एक ही तरह के दो वाक्य हमने लिया। बालक पुस्तक पढ़ता है, ध्यान देंगे, बालक के साथ ने का, यहाँ कर्ता कौन है? बालक। पढ़ने का काम कौन कर रहा है? तो बालक कर रहा है ना। पढ़ने का काम कौन कर रहा है? बालक। तो बालक पुस्तक पढ़ता है तो पढ़ता कौन है? बालक। तो कर्ता यहाँ क्या हुआ? बालक। और इसके साथ ने का चिन्ह है? नहीं है। तो एक तो यहाँ देखते हैं, बालक पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। यहीं अगर दूसरा एक वाक्य ले ले कि बालिका पुस्तक पढ़ती है, केवल एक ही चीज अंतर हुआ, बालक के बजाय यहाँ क्या हो गया? बालिका। एक शब्द बदला ना, बालक के बदले बालिका। बाकी पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक वहाँ भी है और पुस्तक इस वाक्य में भी है, वहाँ पढ़ता है और यहाँ क्या हो गई? पढ़ती है। मतलब कर्ता के साथ ने का चिन्ह नहीं है तो वहाँ पढ़ता हो गया, पर यहाँ भी बालिका के साथ ने का चिन्ह नहीं है तो बालिका स्त्रीलिंग है, तो पढ़ना क्रिया भी स्त्रीलिंग में बनाया गया है, क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गई। तो वहाँ बालक पढ़ता है पुल्लिंग और यहाँ बालिका पढ़ती है, ये स्त्रीलिंग। मतलब कर्ता के अनुसार उसके लिंग का निर्धारण हुआ। मतलब ये विभक्ति रहित अगर कर्ता है वाक्य में तो क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार होगी। अगर कर्ता पुल्लिंग तो क्रिया भी पुल्लिंग, अगर कर्ता स्त्रीलिंग तो क्रिया भी उसकी स्त्रीलिंग होगी। इन दोनों ही वाक्यों में कर्ता के साथ कोई विभक्ति का चिन्ह नहीं है, अतः यहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार ही आई है। क्लियर? बात समझ में आ रही है? दूसरा इसका एक नियम है, उसमें है कि यदि कर्ता के साथ विभक्ति जुड़ी हो, यदि कर्ता के साथ
विभक्ति जुड़ी हो तो क्रिया उसके कर्म के अनुसार होगी। ध्यान देंगे, पहले में अगर कर्ता के साथ विभक्ति की चिन्ह नहीं है तो क्रिया कर्ता के अनुसार, और अगर कर्ता है और कर्ता के साथ विभक्ति का चिन्ह भी लगा हुआ है, कर्ता के साथ विभक्ति का चिन्ह भी लगा हुआ है, तो फिर यहाँ उसकी क्रिया का जो रूप होगा उसके कर्म के अनुसार होगा। किसके अनुसार? कर्म के अनुसार। ठीक है, जैसे हम उदाहरण देखें कि बालकों ने पुस्तक पढ़ी। अब पढ़ी, और यहाँ कर्ता कौन है? बालक, पुल्लिंग है। तो यहाँ ये पढ़ी इसलिए चूंकि पुस्तक स्त्रीलिंग है, कर्म है क्या यहाँ पर? यहाँ चूंकि कर्ता के साथ ने का चिन्ह आया है, ठीक है, विभक्ति का चिन्ह आया है, इसलिए कर्म के अनुसार उसकी क्रिया का रूप होगा। तो कर्म यहाँ स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी इसकी स्त्रीलिंग होगी, चूंकि क्रिया यहाँ पर पुआती, कर्म यहाँ पर पुस्तक है जो स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया भी यहाँ स्त्रीलिंग होगी। पुस्तक स्त्रीलिंग है इसलिए पढ़ना भी स्त्रीलिंग। तो पढ़ी, बालकों ने पुस्तक पढ़ी, बालकों ने पुस्तक पढ़ा नहीं, बालकों ने पुस्तक पढ़ी। बालक भले ही पुल्लिंग है पर उसका कर्म जो है वो स्त्रीलिंग है, कर्म यहाँ पर स्त्रीलिंग है पुस्तक, इसीलिए क्रिया भी इसकी स्त्रीलिंग हो जाएगी, पढ़ना। ठीक है, पढ़ा के बजाय पढ़ी हो जाएगा। बालकों ने पुस्तक पढ़ी, चूंकि पुस्तक स्त्रीलिंग है इसलिए क्रिया स्त्रीलिंग के रूप में पढ़ी, पढ़ा के बदला वो पढ़ी हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह दूसरा देखते हैं उदाहरण कि बालिका ने पत्र पढ़ा। बालिका स्त्रीलिंग है पर वो बालिका ने पत्र पढ़ी नहीं होकर के पढ़ा हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पत्र जो है वो पुल्लिंग है, पत्र पुल्लिंग है तो यहाँ क्रिया भी उसकी पुल्लिंग के रूप में होगी। क्लियर? यहाँ क्रिया का रूप वाक्य में आए कर्म के अनुसार तय हुआ है। बात समझ में आ रही है? अब तीसरा एक चीज देखते हैं हम लोग, यदि कर्ता और कर्म दोनों के साथ विभक्ति हो, कर्ता और कर्म दोनों के साथ विभक्ति हो तो क्रिया का रूप एक वचन पुल्लिंग में होगी। यदि कर्ता और कर्म दोनों के साथ विभक्ति का चिन्ह हो, कर्ता के साथ भी विभक्ति का चिन्ह हो और उसके कर्म के साथ भी विभक्ति का चिन्ह हो, तो क्रिया एक वचन में, क्रिया एक वचन में और पुल्लिंग में होगी। जैसे शिक्षक ने छात्रों को बुलाया, शिक्षक ने, कर्ता के साथ भी ने विभक्ति का चिन्ह लगा है, कर्म यहाँ पर छात्र, उसके साथ भी कर्ता ने कर्म को, याद है ना, कर्ता ने कर्म को, विभक्ति का चिन्ह है कि नहीं है? तो कर्ता यहाँ क्या है? शिक्षक, तो शिक्षक ने किसको? तो छात्रों को, कर्म को। यहाँ भी कर्ता के साथ भी ने का चिन्ह विभक्ति है और कर्म जो है छात्र, उसके साथ भी को है। तो शिक्षक ने छात्र को बुलाया, ठीक है, तो एक वचन पुल्लिंग में होगा। शिक्षक ने छात्रों को बुलाया ऐसा नहीं हम लिख सकते हैं, ठीक है, शिक्षक ने छात्रों को बुलाया, ये सही है। ठीक है, इसी तरह प्रशिक्षक ने प्रशिक्षुओं को समझाया, प्रशिक्षक ने प्रशिक्षुओं को समझाया, समझाए नहीं। सम्मान देने के लिए भी, आदर देने के लिए यहाँ पर हम ऐसा नहीं लिख सकते। अगर ऐसा लिख लेते हैं तो फिर वो, चूंकि आदर देने के लिए बहुवचन में हम उसका प्रयोग करते हैं, हमने इसके पहले के वीडियो में बताया था, आदर देने के लिए अक्सर हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ अगर ऐसा कर दे तो फिर वो गलत होगा, सही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नियम है, अगर कर्ता और कर्म दोनों के साथ विभक्ति का चिन्ह है, या कर्ता के साथ भी विभक्ति का चिन्ह हो और कर्म के साथ भी विभक्ति का चिन्ह हो, तो क्रिया हमेशा एक वचन में होगी और वो पुल्लिंग के रूप में। किस रूप में? पुल्लिंग के रूप में। इसीलिए शिक्षक ने छात्रों को बुलाया, प्रशिक्षक ने प्रशिक्षुओं को समझाया। क्लियर? अगला कि एक समान लिंग में, एक समान लिंग के विभक्ति रहित अनेक कर्ता वाले पद यदि और के साथ जुड़े हों तो क्रिया उसी लिंग के बहुवचन में होती है। एक समान लिंग के, एक ही समान वाले लिंग, मतलब एक जैसे लिंग के अनेक कर्ता हो और उनके साथ कोई विभक्ति नहीं हो,
एक ही लिंग के बहुत सारे कर्ता हों। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक ही लिंग, चाहे वो स्त्रीलिंग हो या फिर पुल्लिंग हो, मतलब एक ही तरह के लिंग, एक ही तरह के लिंग वाले, एक ही तरह के लिंग वाले बहुत से कर्ता अगर एक साथ आए हों तो उनके साथ आए हों तो, और वो सब आपस में और के साथ जुड़े हों। किन के साथ? और के साथ जुड़े हों, तो क्रिया उसी लिंग के बहुवचन में होती है। क्रिया उसी लिंग के बहुवचन में होती है। जैसे आयुष, विमल और चंचल खेल रहे हैं। आयुष, विमल और चंचल खेल रहे हैं। आयुषी, सुकृति, मांडवी और सीता गा रही हैं। क्लियर? यदि आगे यदि अनेक कर्ता, यदि अनेक कर्ता या से जुड़े हों, यदि अनेक कर्ता या से जुड़े हों तो क्रिया अंतिम कर्ता के अनुसार होगी। क्रिया अंतिम कर्ता के अनुसार होगी। यदि कर्ता या के साथ जुड़े हों तो ध्यान देंगे क्रिया अंतिम कर्ता के अनुसार होंगी। क्रिया अंतिम कर्ता के अनुसार होंगी अगर वो अनेक कर्ता हों और वे सभी कर्ता आपस में या के साथ जुड़े हों। जैसे भाई या बहन आएंगी, भाई या बहन आएंगे नहीं, या फिर आएगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। भाई या बहन आएगी, चूंकि अंतिम कर्ता क्या है? स्त्रीलिंग है, इसीलिए आएगी। गीता या रमेश आएगा, क्यों? क्योंकि अंतिम कर्ता पुल्लिंग है, इसीलिए आएगी नहीं होकर के आएगा। गीता या रमेश आएगा। बात समझ में आ रही है? इसी तरह हम एक और देखते हैं। यदि कर्ता विभिन्न पुरुषों के हों, विभिन्न पुरुष के, पुरुष कितने होते हैं पता है आप लोगों को? पता है कि नहीं पता है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मैंने इसके पहले भी बताया था, पहले की वीडियो में। बोलने वाला उत्तम पुरुष, श्रोता जो सुनता है वो मध्यम पुरुष, और जो मेरा विषय वस्तु हो अर्थात जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो अन्य पुरुष होता है। तो मेरा कहना यह था, अगर कर्ता विभिन्न पुरुषों के हों, एक ही पुरुष के नहीं, बोलने वाला भी हो, सुनने वाला भी हो, और जिसके बारे में बात कर रहे हो वो भी हो, मतलब अलग अलग पुरुषों के अगर कर्ता हैं, ठीक है, तो उनका एक निश्चित क्रम है, उसी क्रम में वो होना चाहिए। वो क्रम क्या है? तो पहले मध्यम पुरुष होंगे जी, जो हमारी बात को सुन रहा है, मतलब श्रोता पहले होंगे। फिर उसके बाद जो मेरा विषय वस्तु होगा, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे, वो अन्य पुरुष उसके बाद। यानी पहले मध्यम पुरुष, फिर अन्य पुरुष, और सबके बाद में उत्तम पुरुष, अर्थात जो वक्ता होगा, बात करने वाला होगा, जो बात कर रहा होगा, सुना रहा होगा, सुनाने वाला अंत में, सुनने वाला पहले, और जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे, जो अन्य पुरुष के कर्ता होंगे, वो बीच में होंगे। यानी पहले मध्यम पुरुष, फिर उसके बाद अन्य पुरुष, और फिर उसके अंत में उत्तम पुरुष के कर्ता होंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं बोलूं तो तुम, गोपाल और मैं सब साथ चलेंगे, ठीक है। पर अगर यही ऐसे हम लोग बोले कि हम, तुम और वो साथ चलेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। अगर ऐसा बोले हम, या फिर ऐसा अगर बोला जाए तो वो गलत होगा। सही क्या होगा कि तुम, गोपाल और मैं, तुम, गोपाल और मैं सब साथ चलेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए, ये तो हो गया आपका कि अगर विभिन्न पुरुषों के अगर कर्ता हो तो उनमें उसका उचित क्रम क्या होगा। तो पहला क्रम, पहले क्या होगा क्रम में? मध्यम पुरुष, फिर अन्य पुरुष, और सबके बाद में अंत में उत्तम पुरुष। मध्यम, अन्य और फिर उत्तम। क्लियर? चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं कि यदि अलग अलग लिंग के कर्ता, अलग अलग लिंग के कर्ता, अलग अलग लिंग के, और वो सब अगर आपस में और के साथ जुड़े हों, उन दोनों को जोड़ने वाला, अलग अलग लिंगों के जो कर्ता हैं वो अगर आपस में और से जुड़े हों, क्या चीज़ से? और के साथ जुड़े हों, तो वहाँ क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में होगी। वहाँ क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में होगी अगर वहाँ अलग अलग लिंग के, स्त्रीलिंग भी है, पुल्लिंग भी है, और वो अगर आपस में जुड़े हैं, और उन दोनों को आपस में जोड़ने वाला कौन है? और क्या है?
और के साथ जुड़े हो तो वहां पर क्रिया कैसी होगी, क्रिया का रूप क्या होगा, तो क्रिया वहां पुल्लिंग होगी और बहुवचन होंगी, पुल्लिंग होंगी और बहुवचन होंगी। जैसे हम लोग उदाहरण के तौर पर बोले, गणतंत्र दिवस परेड को लाखों नर नारी वृद्ध और युवा देखते हैं। गणतंत्र दिवस परेड को, गणतंत्र दिवस परेड को लाखों नर नारी वृद्ध और युवा देखते हैं। ठीक है, इस तरह आगे अब चले हम लोग। यदि कर्ता का लिंग ज्ञात न हो, यदि कर्ता का लिंग ज्ञात न हो अर्थात अज्ञात हो, तो वहां पर क्रिया पुल्लिंग के रूप में होगी। ध्यान रखिए, अगर कर्ता जो है उसके लिंग के बारे में कुछ पता न हो, कुछ पता नहीं चले कि वो स्त्रीलिंग है कर्ता या फिर वो कर्ता स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है, ये अगर ज्ञात न हो, ये पता नहीं कर सके या ये पता नहीं चल पा रहा हो, तो फिर वहां पर क्रिया का रूप क्या हो, तो वहां पर क्रिया हमेशा पुल्लिंग होगी। क्रिया का रूप वहां पुल्लिंग के रूप में होगा। ठीक है, क्रिया पुल्लिंग होगी अगर कर्ता के लिंग का पता नहीं चलता हो तो। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग बोले, देखो कौन आया, आने वाले के लिंग के बारे में पता नहीं है, वो स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग हो सकता है। दरवाजे के बाहर हम पूछते हैं, हम कहते हैं अंदर में कि देखो कौन आया, हो सकता है कि बाहर दरवाजे के बाहर जो व्यक्ति खड़ा है वो पुल्लिंग ना होकर स्त्रीलिंग हो, वो कोई पुरुष न होकर के स्त्री हो, ये संभव है। पर हम लोग बोलेंगे कि देखो कौन आई, ऐसा नहीं, देखो कौन आया। कौन आई ऐसा अगर कोई कहता है या कोई कहें तो फिर वो गलत है। सही क्या होगा, देखो कौन आया। जब कर्ता का लिंग पता ना हो तो हमेशा क्रिया पुल्लिंग होगी। ठीक है, अगर कोई किसी को पाल पोस रहा है, उसके बारे में आपको पता नहीं है, पालने वाला, उसको पालने वाला है कोई या फिर उसको कोई पाल रही है, ये अगर आपको पता नहीं है, ठीक है, तो फिर उसके बारे में भी हम क्या कहेंगे, तुम्हारा लालन पालन या लालन पोषण, पालन पोषण कौन कर रहा है, तुम्हारा पालन पोषण कौन करता है या कर रहा है, या कौन करता है, कौन करती है, ऐसा नहीं। जब ये न बोल दें हम कि करती है तो इसका मतलब है मुझको पता है कि करता कौन है। अगर हम ऐसा बोल दें तो फिर इसका मतलब है कि वो मुझको पता है और हम जानबूझ के कुछ छिपा के उससे पूछना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं, जब कर्ता का लिंग बिल्कुल भी पता नहीं हो, वो अज्ञात हो, ज्ञात नहीं हो, तो हमेशा क्रिया पुल्लिंग के रूप में होगी। तो हम लोग उसको पूछेंगे तुम्हारा पालन पोषण कौन करता है, देखो बाहर कौन आया। क्लियर है। यहाँ एक चीज जो इसके पहले भी मैंने जिक्र किया था, हमेशा एक चीज याद रखना है कि आदर देने के लिए भी एक वचन के कर्ता के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। एक वचन कर्ता भले ही एक वचन में हो, पर अगर वो श्रेष्ठ हो, सम्मानित हो, आदरणीय हो, तो फिर उनके साथ हमेशा बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे शिक्षक पढ़ा रहा है, अगर ऐसा बोले तो वो गलत है, शिक्षक पढ़ा रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना। पिताजी आया, बहुत ऐसे लोग बोल देते हैं, गलत है, पिताजी आए, पिताजी आए। प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं, प्रधानमंत्री भाषण दे रहा है, ऐसा नहीं, प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं। ठीक है, याद रखना है। आगे संबंध कारक का लिंग, संबंध कारक का लिंग उसके संबंधी के अनुसार होगा। संबंध कारक का लिंग याद रखेंगे, संबंध कारक का लिंग उसके संबंधी के अनुसार होगा, जिससे वो संबंधित होगा उसके अनुसार उसके लिंग का निर्धारण होगा संबंध कारक में। जैसे और यदि एक चीज और यदि ये रूप विभिन्न लोगों के हों, और अगर ये रूप विभिन्न लोगों के हों तथा और के साथ वो जुड़े हों, तो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध कारक लिंग, संज्ञा या सर्वनाम का जो लिंग होगा वो उसके प्रथम संबंधी के अनुसार होगा, प्रथम संबंधी के अनुसार होगा। पहला व्यक्ति, पहला वो जिससे वो जुड़ा है उससे। जैसे कि मेरा बेटा और बेटी शिमला गए, तो पहला
संज्ञा यहाँ क्या है बेटा? तो गए। तुम्हारी बहन और भाई आजकल क्या कर रहे हैं? ठीक है, आदि ऐसे उदाहरण इसके हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसके अन्य बाकी जो बच्चे हैं वो हम लोग अगले वीडियो में फिर देखेंगे। उम्मीद है इस वीडियो में जो बातें मैंने आपको बताई है वो सारी बातें आपकी समझ में आई होंगी, और ये वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा, पसंद भी आया होगा। वीडियो पसंद आया हो, अगर हमारी बात आप तक पहुंच पाई हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई जिज्ञासा या सवाल आपके मन में हो तो कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि समय से आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।